वेलकम। सो ये वीडियो में हम देखेंगे 9th स्टैंडर्ड का ग्रेविटेशन चैप्टर। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो क्लियर करते थे हमने लास्ट कुछ चैप्टर में मीन्स लास्ट 2 चैप्टर में मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये चैप्टर्स में पढ़ा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है तब उसको फोर्स रिक्वायर्ड होता है। मीन्स विदाउट फोर्स एनी ऑब्जेक्ट कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। और वहीं पे हमने डिस्कस किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड चेंज करना है या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो उसके लिए भी हमें फोर्स रिक्वायर्ड होता है। मीन्स ओवरऑल वी कैन से दैट फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। ये हमने वो चैप्टर में पूरा डिस्कस किया था। ये चैप्टर में भी हम फोर्स की बात करेंगे, लेकिन ये कुछ अलग टाइप का फोर्स है। देखो कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, कंसिडर ये पेन है, ये पेन को अगर मैं ऊपर थ्रो करता हूँ तो एक सर्टन हाइट को रीच करके वापस आता है नीचे। वैसे ही मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये सब जो एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, इसके पीछे एक फोर्स है, यूनिक फोर्स। ओके, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसी चैप्टर में हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करेंगे। ये चैप्टर में हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे ग्रेविटेशन क्या है, व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, उसके बाद में फ्री फॉल क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और वेट ऑफ एन पर्सन ऑन मून कितना होता है, उसका डेरिवेशन, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। देन विल डिस्कस अबाउट थ्रस्ट एंड प्रेशर इन फ्लूइड्स, आर्किमेड प्रिंसिपल एंड रिलेटिव डेंसिटी। ये सब टॉपिक हम ये चैप्टर में कवर करने वाले हैं और इसी के साथ में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, दैट इज ग्रेविटेशन। सो व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन ये एक फिनोमिनॉन है जिसके अंडर अर्थ क्या करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके, किसकी वजह से? एक फोर्स की वजह से। दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। अभी ग्रेविटेशन फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स इज अ अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट्स इन बिटवीन ऑल द मासेस प्रेजेंट इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितने भी मासेस है वो सब मासेस के बीच में ये फोर्स एक्ट होगा, ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, और ये अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स है। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? सो वी कैन से दैट द अट्रैक्टिव फोर्स acts between all masses in the universe is called gravitational force. Is called ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो एक ऐसा फोर्स है ये जो अट्रैक्टिव टाइप का है और वो सभी मासेस में प्रेजेंट होगा जो भी यूनिवर्स में अवेलेबल है। अभी इसके अंडर देखो, मैंने जैसे आपको कुछ एग्जांपल बताए थे, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो किया, सर्टन हाइट करके नीचे आया, बाद में मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। अभी सभी ऑब्जेक्ट में अगर ये सभी मासेस में अगर ये एग्जर्ट होता है तो हमारे अर्थ पे आप बोलेंगे कि सर हमें ऑब्जर्व क्यों नहीं होता है, तो इसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम। लेकिन उसके पहले देखो, जैसे कि न्यूटन सर की आपको स्टोरी पता होगी कि वो एक दिन एक ट्री के नीचे बैठे थे और ऊपर से एप्पल नीचे आया। तो वहाँ से उनकी थिंकिंग स्टार्ट हुई थी एक्चुअली कि वो एप्पल जो वो नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो वहाँ से उनको पता चला कि वो ऑब्जेक्ट नीचे आया है, वो एप्पल नीचे आया क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो अर्थ मून को क्यों नहीं अट्रैक्ट करती, मून क्यों हमारे अर्थ पे आके नहीं गिरता, ये उनका क्वेश्चन उनके माइंड में अराइज हुआ। तो उसके पीछे रीजन ये था, आपके एनसीईआरटी की बुक में एक अच्छा सा एक्टिविटी दिया है। ओके, तो वो एक्टिविटी ऐसी है एक्चुअली, टेक वन थ्रेड, टाई वन स्मॉल स्टोन एट द एंड ऑफ थ्रेड। ओके, वो थ्रेड के एक एंड पे आपको एक छोटा सा स्टोन टाई करना है और उसको होल्ड करके क्या करना है, रिवॉल्व करना है। ओके, जब उसको आप रिवॉल्व करेंगे तब वो एक सर्टन ऑर्बिट में मोशन शो करेगा। ओके, एक फिक्स ऑर्बिट उसका होगा। अभी ये ऑर्बिट में क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन जो है वो हमेशा चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देन बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रह रही है। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो रही है, दोनों में से कोई भी अगर चेंज होता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन डेवलप हुआ है किसमें, ये स्टोन में, वो किसकी वजह से हुआ है, एक फोर्स की वजह से। और वो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा होगी टुवर्ड्स द सेंटर जिसके अराउंड ये ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है। अभी ये फोर्स कौन सा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स
ये एक ऐसा फोर्स है विच एक्ट्स ऑन बॉडी विच मूविंग इन सर्कुलर पाथ। यह हमेशा वही बॉडी पे एक्ट करेगा जो सर्कुलर पाथ में मोशन शो कर रही है, और उसकी डायरेक्शन होगी हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर अराउंड विच द बॉडी इज मूविंग। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा प्रोवाइड कौन करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसकी वजह से हर एक पॉइंट पे जब भी हमारा मून या फिर ये स्टोन की बात करेंगे, स्टोन जब भी रोटेट करेगा तो एवरी पॉइंट भी वो क्या करेगा? इसकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। सेम थिंग हैपन विथ मून। जब भी मून रिवॉल्व करता है हमारी अर्थ की तरफ, क्या होता है वहां पे? कंसिडर दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून। ये मून जब भी रिवॉल्व करता है हमारी अर्थ के अराउंड, तब यहाँ पे एवरी पॉइंट पे वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। मीन्स एवरी पॉइंट पे अर्थ क्या करती है? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। बट ड्यू टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स वो हमेशा रिवॉल्व ही करते रहेगा। ओके और वो किसकी वजह से हो रहा है? जो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी वजह से वो सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे क्रिएट हुआ है। इसलिए मून हमेशा हमको रोटेट करते हुए ही देखिएगा, वो कभी अर्थ पे गिरेगा नहीं। अगर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो क्या होता था? यहाँ पे ये जो मून है, मून एक स्ट्रेट लाइन मोशन शो करता था, मीन्स टेंजेंट टू दिस ऑर्बिट, और फ्लाइज ऑफ हो जाता था, मीन्स यहाँ पे निकल जाता था। लेकिन यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स है, इसलिए अर्थ क्या कर रही है? उसको सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करके उसको अपने अराउंड रिवॉल्व कर रही है। इसलिए मून आपको कभी गिरते हुए नहीं देखेगा। ओके ये एक्चुअली इसके पीछे रीजन है। सो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सो वी कैन डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एज द फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी। ऐसा फोर्स जो कोई भी बॉडी पे एक्ट होगा, बट कंडीशन क्या है? दैट बॉडी शुड बी मूव इन सर्कुलर पाथ। द फोर्स acts on a body moving in circular path and directed towards the center and directed towards the center। किसके सेंटर में? अराउंड विच द बॉडी इज मूविंग, जिसके अराउंड वो बॉडी मूव कर रही है। अराउंड विच द बॉडी इज मूविंग। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। सो यहाँ पे हमने ग्रेविटेशन फोर्स की डेफिनेशन देखी, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन देखी। ओके सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा एग्जर्ट होगा किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने डेफिनेशन लिखी ग्रेविटेशन फोर्स की, ये फोर्स हमेशा दो मासेस के बीच में या फिर सभी मासेस के बीच में होगा जो यूनिवर्स में अवेलेबल है। तो इसी के अकॉर्डिंग न्यूटन सर ने हमें एक लॉ दिया है जिसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, कि ये फोर्स अगर कोई भी मासेस में अगर है, तो दो अगर मास हम कंसिडर करते हैं हमारे अर्थ पे, ये दो मास है, तो ये दो मास के बीच में भी होगा। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक लॉ दिया हमें जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पुट द हेडिंग, आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। ना अभी देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका स्टेटमेंट क्या है, कैसे हमें फॉर्मूला मिलेगा, उसमें टर्म्स कौन कौन सी है, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स, और वो फोर्स हमेशा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लिख लेते हैं, बाद में इसको एक्सप्लेन करते। व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? द हेडिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देख व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पर स्टेटमेंट क्या होगा उसका? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का, इट अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स
अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स। ओके, एक फोर्स के तहत वो क्या करेगा, हमेशा वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। विच इज, वो जो फोर्स होगा वो फोर्स की कंडीशन दी है यहाँ पे, विच इज प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल में, डायरेक्ट उसके प्रोडक्ट मास के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। विच इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of distance between them, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है वो हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा एक फोर्स की वजह से, एंड दैट फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दे। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स, अभी यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करो हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट 1 है हैविंग मास m1, ये ऑब्जेक्ट 2 जो है हैविंग मास m2। अभी इसके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। ओके, जो भी डिस्टेंस होगा that distance is considered as d. According to statement, every object in the universe attract every other object with a force. अब ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा विथ अ फोर्स, एक फोर्स के तहत, एंड दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से। ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी इसको अगर कंबाइन किया तो क्या मिलेगा हमें, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। दिस इज आवर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी इससे बनाएंगे फॉर्मूला, आप पॉज करके लिख लो इसको। अभी इसको फॉर्मूला देखो कैसा बनाएंगे अपन। अभी ये अगर हमारा लॉ है तो इसमें देखो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, फॉर्मूला मीन्स जिसमें इक्वल टू का साइन होता है। अभी इसमें इक्वल टू का साइन तो नहीं है। अभी इक्वल टू का साइन लाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको रिप्लेस करना पड़ता, किससे, इक्वल टू के साइन से। अभी जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू के साइन से रिप्लेस करेंगे तब हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखो, F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर, ये हमारा लॉ था। अभी इसको मुझे रिप्लेस करना है इक्वल टू से। इसकी जगह पे अगर मैं इक्वल टू लिया तो मुझे एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे कांस्टेंट है g। हमेशा कोई भी लॉ वहाँ पे ऐसे ही करते हैं, तो बाकी की चीज़ें एज इट इज लिख लो, m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर। सो ये बना हमारा फॉर्मूला, F इज इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर, where m1 is the mass of one object, m2 is the mass of second object, d is the distance between two objects, F is the force at in between these two objects, and g is the proportionality constant called as universal gravitational constant. यहाँ पे देखो, here g is called as universal gravitational constant, universal gravitational constant। अब कांस्टेंट है तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। अब ये जो फिक्स वैल्यू इसकी वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू है जी की। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब देखो, ये जो कांस्टेंट रहते कोई भी फॉर्मूले में, ये कांस्टेंट की वैल्यू एक तो थ्योरेटिकल मेथड से या एक्सपेरिमेंटल मेथड से निकाली जाती है। अभी यहाँ पे जो ये वैल्यू निकाली गई है एक्सपेरिमेंटल मेथड से। और एक बात ऐसी है कि ये जो वैल्यू है जी की, ये सर इसैक न्यूटन ने नहीं निकाली, ये निकाली है एक साइंटिस्ट ने, हेनरी कैवेंडिश। ओके, जिनका नाम है हेनरी कैवेंडिश।
ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये वैल्यू कैलकुलेट की। इन्होंने ये वैल्यू कैलकुलेट की बाय यूजिंग सेंसिबल बैलेंस। सेंसिबल बैलेंस में इन्होंने क्या किया, दो लीड के स्पीयर लिए, उनको एक दूसरे से ज्वाइन किया। ओके, मीन्स उसके बीच में कुछ डिस्टेंस था और वो डिस्टेंस लेने के बाद उन्होंने टॉर्शनल बैलेंस ये मेथड यूज करके क्या किया, उसके बीच में जो फोर्स था वो फोर्स निकाला, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। उनके पास में दो लीड के बॉल थे, स्पीयर थे, तो उनको M1 एंड M2 भी पता था और उसके बीच में जो डिस्टेंस था वो भी पता था। अब देखो F पता है, M1 M2 पता है, डिस्टेंस पता है, G की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और G की वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की और वो आई 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये इन्होंने किया इन 1798। ओके, यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये G की वैल्यू कैलकुलेट की है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ पे देखो, और एक बात यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर ये यूनिट कैसे लिखा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इट्स यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कुछ नहीं करना है, G को एक साइड में रखना है। G को अगर एक साइड में रखता हूँ मैं तो ये d स्क्वायर जाएगा इधर, F इंटू डी स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। अभी फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर, मास M1 M2 का यूनिट kg इंटू kg स्क्वायर। सो क्या बना यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सो दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो अब यहाँ पे देखो, ये तो हमने देख लिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, वैल्यूज क्या है इसके अंदर। अभी ये फार्मूला हमें मिल गया, मीन्स हम अभी कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो वो कितना फोर्स एक दूसरे के पर एग्जर्ट करेंगे, कितने फोर्स की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये अभी हमें पता चल गया। अब देखो यहाँ पे इसी के साथ हम अभी कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं दो, समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है। अभी आप देखेंगे, बोलेंगे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि दो ऑब्जेक्ट अगर हमारे अर्थ पे है तो उनके बीच में ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हम एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते, मीन्स ऑब्जर्व क्यों नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है और ये बोर्ड है, ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, लेकिन हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या इसको, नहीं। ऑब्जर्व कैसे करेंगे, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है। बट हम अर्थ पे ऑब्जर्व नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि अर्थ पे जो एयर रेजिस्टेंस होता है और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसकी वैल्यू ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होती है। इसीलिए हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे अवेलेबल है उनमें ये फोर्स ऑब्जर्व नहीं करते। चलो देखते हैं उसका एग्जांपल क्यों ऑब्जर्व नहीं करते। चलो एक टेबल लेंगे और एक चेयर लेंगे, एक टेबल एंड चेयर एक दूसरे के पास रखे, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, 1 मीटर डिस्टेंस लेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि कितना फोर्स एग्जर्ट करते और वो फोर्स हम क्यों ऑब्जर्व नहीं करते। चलो, सो लेट अस कंसीडर आई हैव वन टेबल एंड वन चेयर। एक टेबल है हमारे पास, एक चेयर है, टेबल का कुछ मास होगा, चेयर का कुछ मास होगा, और अभी दोनों को क्या करते, कैलकुलेट करते, दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स कैलकुलेट करते। न्यूमेरिकली है ये, कैलकुलेट ग्रेविटेशन फोर्स या फोर्स exerted by table having mass of, कितना मास लेते टेबल का, चलो 10 kg। कैलकुलेट फोर्स exerted by table having mass of 10 kg on the chair having मास ऑफ, चलो 4 kg लेते हैं, 4 kg। एक टेबल है जिसका मास है 10 kg और एक चेयर है जिसका मास है 4 kg। ये दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेंगे, या टेबल वो चेयर पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा वो कैलकुलेट करना है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, चलो डिस्टेंस लेंगे 1 मीटर। कैलकुलेट फोर्स एग्जर्टेड बाय टेबल हैविंग मास ऑफ 10 kg ऑन द चेयर हैविंग मास ऑफ 4 kg सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर। ओके, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। सो इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो क्या क्या दिया है हमें, मास ऑफ टेबल, मास ऑफ चेयर। देखो हमेशा हम जब भी
न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो जिसका मास ज़्यादा है, जो ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है उसको लेंगे कैपिटल एम, और जिसका मास कम है उसको लेंगे स्मॉल एम। तो हियर हमें पता है, क्या पता है, मास ऑफ टेबल कितना है 10 kg, मास ऑफ चेयर कितना है 4 kg, डिस्टेंस बिटवीन टेबल एंड चेयर हाउ मच 1 मीटर। ये सब चीज़ें हमें पता है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू G इंटू M अपॉन डी स्क्वायर। वहाँ पे M1 इंटू M2 था, यहाँ पे कैपिटल M एंड स्मॉल m है, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, चलो नाउ पुट द वैल्यूज। हमें F निकालना है, मीन्स ये फोर्स की वैल्यू निकालनी है। G की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू व्हाट इज M, मास ऑफ टेबल 10 kg, and what is small m, mass of chair 4 kg, upon distance between them 1 square. Now calculate 10 into 4 40, 40 means 4 into 10 raised to power 1, 10 raised to power 1 and ये -1 -11 -10 मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6.67 इंटू 4 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -10। क्या किया है, ये 10 मीन्स 10 रेस्ट टू पावर 1 -11 + 1 -10, 1 स्क्वायर 1, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। नाउ मेक दिस कैलकुलेशन, 7 4 जा 28, 8 2 6 4 जा 26, 6 2 6 4 जा 26, 26.68 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -10 न्यूटन। दिस इज वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और वी कैन से फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन द चेयर। कितनी कम वैल्यू देखो ये 26.68 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -10 न्यूटन, मीन्स ये बहुत कम वैल्यू है एज कम्पेयर टू एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन फोर्स। इसलिए हम कभी भी ये फोर्स वो ऑब्जेक्ट के बीच में कभी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे या ऑब्जर्व नहीं करेंगे जो अर्थ सरफेस पे है, क्योंकि अर्थ सरफेस पे जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर की वजह से एयर रेजिस्टेंस है एंड फ्रिक्शन फोर्स है, उनकी वैल्यूज ऑब्वियसली इससे ज़्यादा है। इसलिए ये फोर्स कभी यहाँ पे एग्जर्ट नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगा। ऑब्जर्व करना है तो क्या करेंगे, ऑब्जर्व अगर करना है तो इनको एक तो आपको स्पेस में रखना पड़ेगा या तो वैक्यूम क्रिएट करके वहाँ पे रखना पड़ेगा, देन आप ये फोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। मीन्स वैक्यूम अगर क्रिएट किया तो वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, और एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा और उसके साथ में फ्रिक्शन भी नहीं होगा, तो ये दोनों फोर्स वहाँ पे नहीं होंगे। वहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स होगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये फोर्स वहाँ पे होगा तो ये फोर्स आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएंगे। दैट्स वाई वी कैन से दैट हम कभी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो फोर्स एग्जर्ट होते हुए नहीं देख सकते। तो हम ऑब्जर्व कहाँ करेंगे ये फोर्स को, ये भी क्वेश्चन आ जाता है माइंड में कि ये अगर फोर्स है यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो कहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। ऐसे दो मासेस जिनका मास बहुत ज़्यादा हो या फिर दोनों में से एक का मास बहुत ज़्यादा। कंडीशन समझ लो एक बार, ये फोर्स ऑब्जर्व कब करेंगे, दो हेवी मासेस मीन्स बहुत ज़्यादा मास, जैसे कि फॉर एग्जांपल मून एंड अर्थ, मास बहुत ज़्यादा है दोनों का, इसलिए दोनों के बीच में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं फोर्स को। प्लैनेट्स एंड सन, दोनों का मासेस जो है, मास जो बहुत ज़्यादा है, इसलिए दोनों के बीच में फोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और एक केस मीन्स अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जैसे कि ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पर्सन है, तो ये अर्थ क्या करेंगी, ये पर्सन पे फोर्स एक्सर्ट करेंगी, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी यहाँ पे अर्थ का मास कितना है, बहुत ज़्यादा है, और वो पर्सन का मास कितना है, बहुत कम है, तो ये कंडीशन में फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा, अर्थ करेगी ये पर्सन पे, इसलिए ये हम एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे कि हम सर्वाइव कर रहे हैं अर्थ पे, किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। क्लियर है, ओके। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्यों हम ये फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये फोर्स एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर सकते, ये तो समझ में आया। अभी इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो ऐसे एग्जांपल तो नहीं है आपकी किताब में, लेकिन एक मून एंड जो होता है अर्थ, इसका एग्जांपल दिया है आपके एनसीईआरटी की बुक में। मास ऑफ मून दिया है, मास ऑफ अर्थ दिया है, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ दिया है, तो वो अर्थ कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है मून पे, वो कैलकुलेट करो। ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी के बुक में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। तो देखो एक और न्यूमेरिकल देखेंगे, जैसे मैंने अभी बोला था आपको, कैलकुलेट फोर्स exerted by earth on
a person having mass of चलो 60 kg लेंगे। एक फोर्स एग्जर्ट करना है आपको, जो अर्थ एग्जर्ट कर रही है वो पर्सन पे जिसका मास है 60 kg। अब ये फोर्स कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियसली। चलो लिखते, सॉल्व करते इसको। क्या क्या दिया है? कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ इज गिवन, कितना है अर्थ का मास? 6 × 10⁻24। ये वैल्यू हमेशा याद रखना, कांस्टेंट वैल्यू है, 6 × 10⁻24 kg। देन मास ऑफ पर्सन स्मॉल m 60 kg। अब देखो कोई भी पर्सन अगर अर्थ के सरफेस पे है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ये पर्सन है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ओके, ये बहुत कम होगा, मीन्स बहुत निग्लिजिबल होगा, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। इसलिए डिस्टेंस बिटवीन दैट पर्सन एंड अर्थ, ये जो है हम डायरेक्टली लेते हैं इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, तो रेडियस ऑफ अर्थ हमें लगेंगे यहाँ पे r, कितना है रेडियस ऑफ अर्थ? 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, याद रखो। अब देखो, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन दैट पर्सन। सो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज फॉर्मूला? F इज इक्वल टू G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन d²। यहाँ पे d² की जगह पे हम लेंगे r²। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज। व्हाट इज वैल्यू ऑफ G? 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू व्हाट इज मास ऑफ अर्थ? 6 इंटू 10⁻24 इंटू मास ऑफ पर्सन 60 अपॉन r² मीन्स 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। कैलकुलेट हुआ ये, ओके। अभी इसमें क्या करना है आपको? इसमें कुछ नहीं, सिर्फ ये सबसे पहले पावर को कैलकुलेट कर लो और जो नॉन पावर टर्म्स है उसको साइड में ले लो। 6.67 इंटू 6 इंटू 60 अपॉन, अब यहाँ पे देखो 6.4 होल स्क्वायर, 6.4 होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो 10⁻11 10⁻24 एंड 10⁻6 होल स्क्वायर 10⁻12। यहाँ पे आपका बचता है 10⁻11 इंटू 10⁻24 अपॉन 10⁻12। नाउ इसको कैलकुलेट करो। अभी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कैलकुलेट कर लेना बाद में इसको। 6 इंटू 60 अपॉन 6.4 होल स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे देखो 24 - 11 13 10⁻13 अपॉन 10⁻12, ये आता है इसे 10⁻13 अपॉन 10⁻12। पता है यार, ये एक्सपोनेंशियल में तो ये पता होगा आपको, एक्सपोनेंशियल फार्मूलीज कि बेस अगर सेम है तो पावर्स की एडिशन करते। बेस सेम है यहाँ पे 10 तो पावर की एडिशन, -11 + 24 13, 10⁻12 नीचे, ये ऊपर गए -12, ये बनता आपका 10⁻−12, 13 - 12 10⁻1, तो ये आएगा आपका ओवरऑल 10⁻1 मीन्स 10 ही आएगा। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तुम, तब आपको आंसर मिलेगा 588 न्यूटन कैलकुलेट करने के बाद। अभी आप बोलेंगे सर ये आंसर डायरेक्टली कैसे लिखा? तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे ये आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो। मीन्स आपको अगर कोई पर्सन या फिर कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ पे दिया हुआ और उस पे अर्थ कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है ये अगर निकालना है तो आप ये मेथड तो यूज़ कर ही सकते हो, लेकिन एक और फॉर्मूला है हमारे पास जो हम आगे के टॉपिक में देखेंगे, जिससे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। ये इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले डेरिवेशन देखेंगे, बाद में देखेंगे उसका, ओके, लेकिन ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो इसको सॉल्व करके आंसर आपका इतना ही आना है, 588 न्यूटन। सो इतना फोर्स, अभी ये बहुत ज़्यादा फोर्स है, 588 न्यूटन, ये बहुत ज़्यादा फोर्स है, तो इसलिए ये फोर्स हमेशा हम ऑब्जर्व करते और एक्सपीरियंस भी करते। जंप मारो वापस अर्थ पे आना पड़ता, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको उसको वापस अर्थ पे आना पड़ता। क्यों? क्योंकि अर्थ इतना फोर्स पे एक्सर्ट कर रही है, इतना मीन्स जितना उसका मास है विथ रिस्पेक्ट टू दैट मास। क्लियर है? तो ये दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी के बुक में भी है, वो न्यूमेरिकल आप डिस्कस कर सकते हो। ये नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ में। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका इंपॉर्टेंस एक्चुअली ये है कि हम सब अर्थ से बाइंड है।
क्यों? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशन फोर्स से इसलिए हम अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं इजीली। देन जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स है अराउंड द सन, ये किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। किसका ग्रेविटेशन फोर्स? अभी सन का ग्रेविटेशन फोर्स। तीसरा एग्जांपल हम बोल सकते हैं मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स। कौन एग्जर्ट कर रहा है? अर्थ एग्जर्ट कर रही है। क्लियर है? अभी और एक एग्जांपल, एक अच्छा सा एग्जांपल इसका दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी की बुक में, टाइड्स फॉर्मेशन। जो टाइड्स फॉर्मेशन होते हैं किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू द मून एंड सन। मून एंड सन की वजह से टाइड फॉर्मेशन होते हैं हमारी अर्थ पे। मून एंड अर्थ की वजह से क्यों? सॉरी, मून एंड सन की वजह से क्यों? क्योंकि वो भी एग्जर्ट करती है अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स, तो इसकी वजह से टाइड्स फॉर्म होते हैं हमारी अर्थ पे। तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सब हमने देखा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंडर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फ्री फॉल। ओके, तो देखते हैं फ्री फॉल में क्या होता है, कैसे होता है। आई होप आपको समझ में तो आया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फ्री फॉल, अभी फ्री फॉल क्या है? देखो, फ्री फॉल का मीनिंग है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप फ्रीली फॉल करते हो, फ्रीली फॉल मीन्स उसको विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स छोड़ देते हो ऊपर से, तो वो फोर्स, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वो ऑब्जेक्ट सीधा नीचे आएगा अर्थ की सरफेस की तरफ। फॉर एग्जांपल देखो, ये पेन को अगर मैं छोड़ता हूँ, ये पेन को अगर छोड़ता हूँ तो ये पेन नीचे आ रहा है, गिर गया। ये पेन नीचे आता है डायरेक्ट ऐसे। अब ये ऊपर क्यों नहीं जाता, ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि अर्थ उस पर फोर्स एग्जर्ट कर रही है, हमने देखा। तो ये जो मोशन है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट का गिरा हो, ये जो मोशन है कोई भी ऑब्जेक्ट का, ओके, क्योंकि विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स ये डायरेक्ट नीचे आ रहा है, तो ये जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, इसको कहेंगे फ्री फॉल। मीन्स उस पर कोई भी फोर्स आपको लगाना नहीं पड़ता, सिर्फ छोड़ देना पड़ता है, तो इसको कहेंगे ओवरऑल फ्री फॉल। तो फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या करेंगे हम? व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है किसके तरफ? अर्थ की तरफ, विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स, कोई भी फोर्स अप्लाई किए बिना, ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटेशन फोर्स। किसके इन्फ्लुएंस में? सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स के इन्फ्लुएंस में, बाकी कोई भी फोर्स आप उसको नहीं लगा रहे। देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट आर अंडर फ्री फॉल। देन हम कह सकते हैं वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसके अंडर है? फ्री फॉल के अंडर है। लिख लेते हैं व्हाट इज फ्री फॉल। तो फ्री फॉल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फ्री फॉल क्या कहेंगे? फ्री फॉल, whenever any object fall towards the earth under influence of gravitational force alone, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस की तरफ फॉल होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स अलोन, मीन्स उस पर सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स ही लगना चाहिए, उस पर ऊपर से कुछ फोर्स मत लगाओ, सिर्फ छोड़ दो, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या शो कर रहा है? फ्री फॉल, या फिर वो ऑब्जेक्ट किसके अंडर है? फ्री फॉल के अंडर है। देन वी कैन से दैट the object are in free fall। देन हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? वो ऑब्जेक्ट है फ्री फॉल में। अब यहाँ पे देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल होगा, मीन्स ये जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है ऐसे, तब यहाँ पे डायरेक्शन तो सेम रहती है। डायरेक्शन चेंज होती है क्या? नहीं, डायरेक्शन हमेशा सेम होगी, ओके, वो नीचे ही गिरेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, डायरेक्शन है सेम, डायरेक्शन सेम है। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड में, किसके? वेलोसिटी के। ये डायरेक्शन किसकी सेम हुए? वेलोसिटी की। अभी ये ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो सेम है, बट मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का, वो है डिफरेंट। और एनी चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मीन्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में या मैग्नीट्यूड में अगर चेंज हो रहा है तो इनडायरेक्टली चेंज क्या क्रिएट होता है वहाँ पे? एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन डेवलप होता है, मीन्स वो ऑब्जेक्ट को होता है
एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा? अभी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसका ग्रेविटेशनल फोर्स? अर्थ का। सो दैट्स व्हाई दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे एक्सेलरेशन किसकी वजह से डेवलप हुआ है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एंड दिस एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय g, और एज इट इज एक्सेलरेशन उसका यूनिट भी सेम होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं व्हेन एवर एनी ऑब्जेक्ट आर अंडर फ्री फॉल, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के अंडर होगा, इट हैज सम एक्सेलरेशन एंड दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। दैट्स व्हाई दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी फ्री फॉल होगा तो उसके अंदर जो भी एक्सेलरेशन होगा, ओके, तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। अब यहाँ पे देखो, ये जो एक्सेलरेशन हमने कहा है कौन सा? g, इसकी वैल्यू होती है फिक्स। अभी इसकी वैल्यू कैसी फिक्स होती है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है स्टोन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ लो, ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिया वही पकड़ते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट को कुछ मास होगा, ओके, कुछ मास होगा ये ऑब्जेक्ट को। अभी मास अगर है, ये ऑब्जेक्ट को मास अगर है, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, मीन्स उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी g। तो इस पे कितना फोर्स अर्थ एग्जर्ट कर रही है वो अगर कैलकुलेट करना है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन एग्जर्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का, उसको कहेंगे हम एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। तो इसके बदले आप लिख सकते हो यहाँ पे g। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? अर्थ कितना फोर्स एग्जर्ट कर रही है वो ऑब्जेक्ट पे, F इज इक्वल टू mg, इतना फोर्स अर्थ एग्जर्ट कर रही है। और हमारा यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, ये भी हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा डेरिवेशन देखेंगे इसका। ये g की वैल्यू हमें निकालनी है। तो g की वैल्यू अगर ये एक्सेलरेशन अगर है g, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो अर्थ पे, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो अगर फ्री फॉल शो कर रहा है तो उस पर इतनी ही वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, इतनी वैल्यू मींस कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई होगी। तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी अप्लाई होगी वो हमें यहाँ पे निकालनी है। तो हम वहाँ पे वो डेरिवेशन देखेंगे हम। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेरिवेशन देखो। फ्री फॉल आई थिंक आपको समझ में आया होगा, एक्सेलरेशन कैसे डेवलप होता है कोई भी ऑब्जेक्ट में जो फ्री फॉल शो कर रहा है, वो भी आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम डेरिवेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ डेरिवेशन फॉर g, ओके, g के लिए डेरिवेशन मीन्स की वैल्यू क्या है। ओके, देखो डेरिवेशन बोल सकते हैं या कैलकुलेट द वैल्यू फॉर g। यहाँ पे देखो हमने अभी बताया तो मैंने आपको कि आपको अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ कितना एग्जर्ट कर रही है वो ऑब्जेक्ट पे, वो अगर निकालना है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन उस पर कितना है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? स्मॉल g। सो F इज इक्वल टू mg, इतना फोर्स अर्थ उस पर लगा रही है वो ऑब्जेक्ट पे। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें और एक फॉर्मूला मिलता है कि अर्थ कितना, और एक वैल्यू मिलती है कि अर्थ उस पर कितना फोर्स एग्जर्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो है हमारा F इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड डी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी ये दोनों फोर्स सेम है तो इसके बदले मैं यहाँ पे mg लिख सकता हूँ। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इक्वेशन से हम लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। m गेट कैंसल, आपको मिलेगा g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। यह है आपका फॉर्मूला ऑफ g। अब यहाँ पे देखो ये जो d है, d मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। अब ये जो डिस्टेंस है वो हम कंसिडर करेंगे, वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस के बहुत नियर है, मीन्स बहुत पास में वो ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल कर रहा है ये बहुत पास है अर्थ के सरफेस से, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? निगलेक्ट। इसको अगर निगलेक्ट करेंगे तो इनडायरेक्टली डिस्टेंस क्या कंसिडर करेंगे? इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। इसलिए हम d के बदले यहाँ पे r लिख सकते हैं। देयरफॉर g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू M अपॉन आर स्क्वायर। ये हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओके, इंस्टेड ऑफ दिस।
अब यहाँ पे देखो, अब ये वैल्यू किसकी है, जी, अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है जी। जी कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू पता है, एम मास ऑफ अर्थ वैल्यू पता है, आर रेडियस ऑफ अर्थ इसकी भी वैल्यू पता है। जब इसको पुट करेंगे तब हमें वैल्यू मिलती स्मॉल जी की। अब वही करेंगे, देखो नाउ therefore g is equal to what is capital G, 6.67 into 10 raised to power minus 11 into what is capital M, mass of earth 6 into 10 raised to power 24 upon r radius of earth 6.4 into 10 raised to power 6 होल स्क्वायर। ये वैल्यूज हमने पुट की। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब आपको वैल्यू मिलेंगी जी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू स्टैंडर्ड होती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख दिया। जब कैलकुलेट करेंगे तब आपको इतनी वैल्यू मिलनी है। इट्स अ एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। ये वैल्यू हमेशा एवरेज होगी और ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अंडर फ्री फॉल अगर है तो उस पर इतनी ही वैल्यू एग्जर्ट होगी अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ये एवरेज वैल्यू है। अभी बात करेंगे अगर अर्थ की, तो अर्थ परफेक्टली स्पेरिकल नहीं है। मीन्स परफेक्टली स्पेरिकल नहीं है, इट लुक्स लाइक अ इलिप्स। ओके, थोड़ा बहुत उसका शेप इलिप्स जैसा है। मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर डिस्टेंस, ये अगर सेंटर है अर्थ का, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इसके बीच में अगर कंपैरिजन किए तो ये डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू दिस। इसको कहते हैं हम पोल और इसको कहते हैं हम इक्वेटर। सो इक्वेटर का, सॉरी, पोल का डिस्टेंस जो है अर्थ का वो कम है देन इक्वेटर। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पोल पे जो वैल्यू है जी की वो थोड़ी ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है। जी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। कम है, ये अगर कम है तो जी की वैल्यू ज्यादा आएगी, ये अगर ज्यादा है तो जी की वैल्यू कम आएगी। तो पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा आती है, मीन्स ग्रेटर आती है देन इक्वेटर, यहाँ पे कम आती है। क्लियर है? तो ये ओवरऑल हमने देखा, और ये जो वैल्यू 9.8 आई है ये एवरेज वैल्यू आई है। ओके, सबका एवरेज निकाल के वैल्यू आई है, इसलिए ये वैल्यू हम यूजुअली यूज करते ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये हो गया हमारा फ्री फॉल। अब देखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और वी कैन से दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखे थे लॉज ऑफ मोशन में, उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पे, आई होप आपने लिख लिया होगा ये। देखो, अभी जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे फ्री फॉल कर रहा है तो हमें पता है अभी उस पर एक कांस्टेंट वैल्यू एक्ट होगी जी की, जो कि 9.8 है। ओके, ये डेरिवेशन से हमें पता चला है। अब हमको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन, कितने इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। देखो, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। okay, this is first equation of motion, this is second equation of motion and this is third equation of motion। ये तीनों हमें पता है। अब यहाँ पे a जो है ये है एक्सेलरेशन। अभी ये वैल्यू अगर अलग अलग आती है, वहाँ वो चैप्टर में हमारी अलग अलग आई है, लेकिन ये अगर हम अर्थ पे अगर कंसिडर करते हैं ये तीनों इक्वेशन, तो यहाँ पे हमें पता है a अर्थ के लिए क्या आएगा, g मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आएंगी। तो इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 9.8, जो कांस्टेंट होती है। मीन्स सब जगह पे हम 9.8 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए ये इक्वेशन ये चैप्टर में क्या करेंगे, हम थोड़े से चेंज करेंगे। मीन्स ए के बदले यहाँ पे आएगा स्मॉल जी। तो यहाँ पे अगर आपने v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लिखते हैं तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। मीन्स यहाँ पे g की वैल्यू रहेंगी आपकी कॉन्स्टेंट। तो ये इक्वेशन थोड़े चेंज हो जाती है चैप्टर में, जो हमने यहाँ पे अभी देखे। तो यही इक्वेशन अभी हमें यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स है जो सॉल्व करने हैं। देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स दिए वैसे आपके बुक्स में, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा अलग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो, कंसिडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया उसको, और वो कुछ हाइट उसने रीच की, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और उसको कितना टाइम लगेगा वो हाइट पे जाने के लिए। ओके, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। कैलकुलेट, ओके, कैलकुलेट या फिर ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन
vertically upward, an object thrown vertically upward and reaches a height of 22.5 मीटर। चलो 22.5 मीटर हाइट पे हो गया है वर्टिकली थ्रो करने के बाद में। देन कैलकुलेट क्या क्या कैलकुलेट करना है हमें। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी लगेंगी वहां तक जाने के लिए। एंड सेकंड वी विल कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड to reach that height, to reach maximum height। वो जो मैक्सिमम हाइट दी हुई उसको वहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, ये न्यूमेरिकल है, इसको करेंगे अभी सॉल्व। अब यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है, हमें सिर्फ हाइट दी है। ओके, सो ये केस में हाइट मीन्स h इज इक्वल टू 22.5 मीटर। निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम। अब यहाँ पे देखो जो तीन इक्वेशन हमने देखी थी उसमें से हमें यूज करना पड़ेगा। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gS। ये तीन इक्वेशन है। अभी इसको यूज कैसे करना है देखो। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है। अभी जब भी कोई ऑब्जेक्ट, एक बात समझ लो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तब उसको कुछ वेलोसिटी लगेगी। ये ऑब्जेक्ट मैंने पकड़ा है, ये अपने आप ऊपर जा रहा है क्या, नहीं। जब तक इसको आप वेलोसिटी नहीं देंगे तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। मीन्स इसको इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये फॉर्मूले में u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी आपको लगेंगी। ये वेलोसिटी पूछी, मीन्स क्या पूछा आपको, इनिशियल वेलोसिटी पूछी। स्मॉल u की वैल्यू यहाँ पे पूछी है आपको निकालने को। अब जब वो ऑब्जेक्ट को स्मॉल u की वैल्यू होगी, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी होगी, और पर्टिकुलर हाइट पे जाके वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, मीन्स वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगी 0, मीन्स v होता है 0। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हमें निकालना है क्या है, u निकालना है। v पता है आपको, v कितना है, v है 0, u हमको निकालना है, t हमको निकालना है। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले u निकालेंगे। अब u के लिए देखो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या हम, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, नहीं टाइम दिया हुआ नहीं है तो ये होगा कैंसिल। u निकालना है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यस दिया हुआ है, यस मीन्स ये हाइट मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखो यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर यूज कर सकते, नहीं यूज कर सकते क्योंकि यहाँ पे भी टाइम दिया है, टाइम अननोन है। तीसरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gS यूज कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम नहीं है, टाइम निकालना है हमें बाद में। तो सबसे पहले ये थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gS। वी स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर निकालना है इज इक्वल टू 2 इंटू। अब यहाँ पे देखो जी की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे कितनी है 9.8 इंटू एस कितना है 22.5। अब यहाँ पे देखो जब कोई ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तब वो अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जा रहा है। ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और ये जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये वैल्यू हमेशा आप लेंगे नेगेटिव। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तब, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होगा, ऊपर से नीचे गिरेगा, तब वो वैल्यू लेंगे हम पॉजिटिव। जब ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करेंगे, अपवर्ड जब थ्रो करेंगे तब जी की वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव। जब वो टुवर्ड्स द अर्थ आएगा, टुवर्ड्स अर्थ जब वो आएगा तब जी की वैल्यू क्या लेंगे आप, सॉरी ये आएगा निगेटिव, जी की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव। जब अपवर्ड थ्रो करेंगे तब जी की वैल्यू आएंगी निगेटिव क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है वो, और जब टुवर्ड्स द अर्थ आ रहा है वो तब जी की वैल्यू लेंगे हम पॉजिटिव क्योंकि वो इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव। देखो अब ये डायरेक्शन में हमने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड, ये न्यूमेरिकल में हमने
ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया है, मीन्स अगेंस्ट ग्रेविटी, इसलिए यहाँ पे लिया मैंने माइनस। यहाँ पे अब देखो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8 6, 9 टू ज़ा 19, 19.6 इंटू 22.5 माइनस 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 प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू, नाउ मेक कैलकुलेशन, 225 इंटू 196, 6 टू ज़ा 12, 12 प्लस 3 15, 5 1, 6 टू ज़ा 12, 13 1, 9 5 ज़ा 4 5, 9 टू ज़ा 22 2 2, 9 टू ज़ा 20 2 0 5 2 2 0 1 4 4 4 4 1 0 0, 2 points 441 is the answer, 441. Okay, so u square is equal to 441. Now we want value of u. Okay, हमें u की वैल्यू चाहिए, so by taking square root on both side, therefore u is equal to what is 441. so 441 किसका स्क्वायर रूट है? I think 21 का. Okay, what is 20 square root square of 21? 441. so u is 21 meter per second. So in this way, initial velocity or velocity of that object which thrown vertically upward कितनी होगी? 21 मीटर पर सेकंड. अब हमें निकालना है उसको कितना टाइम लगेगा. ओके, वो पर्टिकुलर हाइट तक जाने तक उसको कितना टाइम लगेगा. अब इसमें से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते, ये भी यूज कर सकते, ये भी, ये नहीं यूज कर सकते, ये और ये, तो इसलिए हम यूज करेंगे ये ऊपर का इक्वेशन, क्योंकि टाइम निकालना है, ये वैल्यू पता है, ये भी पता है और ये भी पता है. चलो, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स according to first equation of motion, v is equal to u plus gt. now put v 0, u अभी कैलकुलेट किए 21 प्लस g माइनस 9.8 इंटू टी. सो माइनस माइनस प्लस 21 जी टी स्क्वायर, यहाँ पे 21 आएगा, 9.8 इंटू टी, देयरफॉर t इज इक्वल टू 21 अपॉन 9.8. मेक कैलकुलेशन ऑन 98 कितना जाएगा? 98 98 1 पॉइंट 98 इंटू 2 96. ओके, 2 पॉइंट, देन 11 minus 10 1, then 0 140, then 91 98 1 98. okay, so 2.1 second is the answer. okay, so 2.1 second. okay, आगे भी आएगा लेकिन दिस इज इनफ. 2.1 सेकंड टाइम, तो कितना टाइम लगेगा उसको? 2.1 सेकंड. ओके, वो पर्टिकुलर हाइट तक जाने के लिए. तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. ओके, ऐसे न्यूमेरिकल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है वो ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है या फिर वो अंडर फ्री फॉल नीचे आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग जी की वैल्यू लेनी है, प्लस और माइनस. बाद में न्यूमेरिकल अच्छे से आपका सॉल्व होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. सो जो नेक्स्ट टॉपिक है ये क्लास का, वो ये चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय.